नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में एसिम्प्टोटिक नोटेशन जानेंगे और अपने आइडिया को कंटिन्यू करते हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सबसे आसान तरीके से और सबसे ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा इस एसिम्प्टोटिक नोटेशन के ऊपर। दोस्तों आपको मैं बताऊँ कि अगर किसी एल्गोरिदम को आपको जज करना है, आपको उसको चेक करना है कि वो कितना बेहतर है किसी दूसरे एल्गोरिदम से, ठीक है, तो उसका अगर आपको ग्रोथ देखना है किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है तो आप यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन को। ठीक है, ये सब थ्योरी है, मैं आपको सीधा आइडिया बताता हूँ। आइडिया ये है कि एक ज़बरदस्त टाइप का नोटेशन होता है जिसको बोलते हैं बिगो नोटेशन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया, इस तरीके से आपने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया, ठीक है। मान लेते हैं इस एल्गोरिदम का नाम है एफ ऑफ एन, ठीक है, मान लिए। अब उसके बाद एक ऐसा यहाँ पे एक फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है, लेट मी से आपको ये फंक्शन पता है, ठीक है, ये फंक्शन पता है, लेट मी से ये है जी ऑफ एन, ठीक है। अब आपको इस एफ ऑफ एन, क्योंकि आप ये ग्राफ देख के नहीं बता सकते कि ये कौन सी पॉलिनोमियल डिग्री का है, तो आप क्या करते हो, ये ना बताते हुए आपको यहाँ पे अपर बाउंड पता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपको 1000 रुपये दिए गए, ठीक है, आपको 1000 रुपये दिए गए, ये नहीं पता था कि आपको कितने पैसे लगने वाले हैं, ठीक है। आपको कहीं जाना है कोई सामान लेने और मान लो वहाँ पे लगने वाला है, हो सकता है 500 लग जाए, हो सकता है 600 लग जाए, हो सकता है अगर ज़्यादा महंगा हुआ वो चीज़ तो 700 लग जाए, या कोई और दिक्कत आ गई 800 लग जाए। तो ये सोचते हुए आपको कितने पैसे दिए गए? 1000 रुपये दिए गए। क्यों? आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए गए, ठीक है। आपको एक अपर बाउंड दिया गया जिसके अंदर में काम होना 101% श्योरिटी है उस चीज़ की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक अपर बाउंड बताते हैं। हम क्या बताते हैं? एक अपर बाउंड बता देते हैं कि भाई ये जो एफ ऑफ एन है ना, ये जो एफ ऑफ एन है इससे बड़ा या फिर इक्वल होगा जी ऑफ एन, और इससे कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कितना भी बड़ा हो सकता है और हो सकता है जस्ट यहाँ पे, हो सकता है जस्ट एफ ऑफ एन के ऊपर हो सकता है बहुत दूर हो, तो इसीलिए कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लगा दिए। ये डिपेंड करता है। तो एफ ऑफ एन से बड़ा एक फंक्शन है जी ऑफ एन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एन जो है, एफ ऑफ एन का जो अपर बाउंड है वो कौन है? जी ऑफ एन है। इसका मतलब ये जी ऑफ एन जो है वो एफ ऑफ एन के ऊपर आता है और ये इसका अपर बाउंड है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है आपके एल्गोरिथम की। मान लो ये एन स्क्वायर है, ठीक है, जी ऑफ एन की वैल्यू एन स्क्वायर है, तो उस केस में एफ ऑफ एन का जो अपर बाउंड है वो मैं क्या लिखता? ऑर्डर ऑफ या फिर बिगो ऑफ एन स्क्वायर। तो बिगो लिखने का मतलब क्या? हम बता देते हैं सीधा अपर बाउंड। हम क्या बता देते हैं? सीधे अपर बाउंड बता देते हैं। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे बिग ओमेगा है जो कि जस्ट उसका अपोजिट है। ये अगर आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, तो आपको अगर लोअर बाउंड पता करना है, लोअर बाउंड आपको नहीं पता, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता, लेकिन लोअर बाउंड पता है कि यार इसका लोअर बाउंड लेट मी से एन है, या फिर जनरलाइज करूं तो जी ऑफ एन है, तो आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एन जो है वो 101% बड़ा है या फिर इक्वल भी हो सकता है सी इंटू जी ऑफ एन के। इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ ऑफ एन का जो बिग ओमेगा जो है वो कितना है? वो जी ऑफ एन है, या फिर आप बोल सकते हो एफ ऑफ एन का लोअर बाउंड जो है वो कौन है? जी ऑफ एन है, ठीक है। एफ ऑफ एन का लोअर बाउंड जो है जी ऑफ एन, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। और बिगो क्या था? इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बस यही है और कुछ नहीं है। और थीटा नोटेशन क्या? थीटा नोटेशन का मतलब ये आपका फिर से एफ ऑफ एन है, और इस बार आप स्ट्रिक्ट बाउंड बता रहे हो कि यार होगा तो यही होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यही एग्जैक्टली यही, ठीक है। आप इस बार ये जी ऑफ एन जो है ये नीचे है, मान लेते हैं ये जी, आप कुछ भी ले सकते हो, ये जी ऑफ एन है और यहाँ पे अपन जी ऑफ एन लिखें, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या? अगर ये जो है, ये जो बाउंड्री है, ये अपर बाउंड लोअर बाउंड, इसको थोड़ा खसका दूं मैं और एग्जैक्टली मैं इन दोनों के ऊपर इस तरीके से ला दूं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये बहुत ही क्लोज हैं इसके, बहुत क्लोज, बहुत इस तरीके से क्लोज है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 इंटू जी ऑफ एन और C2 इंटू जी ऑफ एन के बीच में आता है एफ ऑफ एन। तो अगर मैं इस तरीके से दो अपर बाउंड के बीच में अपना फंक्शन अगर गिना सकता हूँ, ठीक है, दोनों के बीच में अगर गिना सकता हूँ और दोनों अगर वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि ये जो जी ऑफ एन है, ये जो जी ऑफ एन है, ये थीटा ऑफ एफ ऑफ एन है, थीटा ऑफ एफ ऑफ एन है।
बोलने का मतलब ये कि ऊपर में अगर इस तरीके से लिखा है 3n, नीचे में इस तरीके से लिखा है 2n, और मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो फंक्शन है 3n और 2n के बीच में, तो भाई ये जो n है ये f ऑफ n का स्ट्रिक्ट बाउंड है, या फिर थीटा ऑफ n हम इसको लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप आइडिया समझे होगे, ठीक है। उसी तरीके से स्मॉलो नोटेशन होता है, लेकिन स्मॉलो जस्ट बीगो जो होता है उसका थोड़ा सा स्लाइट वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है, जो इक्वल हम लिखते थे ना, जो इक्वल हम यहाँ पे लिख रहे थे, ये देखो ये इक्वल हटा दो बस, बाकी सारी चीज़ सेम। लेकिन इससे बेहतर तरीका ये है कि स्मॉलो नोटेशन अगर आपको पता करना है तो आप एक काम करो, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन को डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करो। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर ये ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, अगर ये ज़ीरो आ जाता है उस केस में हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एन का जो अपर बाउंड है वो जी ऑफ एन है। इक्वल नहीं है, अपर बाउंड, इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल नहीं होता, यहाँ पे अपर बाउंड है। और अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो उस केस में मैं लूँगा स्मॉल ओमेगा नोटेशन है। अगर इन्फिनिटी आ जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एन जो है वो बड़ा है, 101% बड़ा है, ये बड़ा है तभी ये ज़ीरो आ रहा है। और यहाँ पे ये जो जी ऑफ एन है ये छोटा है, और अगर ये छोटा है इसीलिए यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ अपने को बस ध्यान रखना है, ये एक अच्छा तरीका होता है अगर ये पहचानना है आपको, स्मॉल ओ और ये स्मॉल ओमेगा। तो इतना आइडिया आपको समझ में है। उसके बाद फिर अगर मैं कंपैरिजन बताऊँ, ये कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है जिसमें बहुत ख़राब होती है, 2 की पावर n, फिर n की पावर n, फिर 2 की पावर n, n की पावर k, ये एक्सपोनेंशियल है, n क्यूब है, n स्क्वायर है, n log n है, n है, रूट n है, log n है, log n है, और कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, सबसे कम। उसके बाद फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन में, तो अपने को यहाँ पे बस चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बीगो और ये ओमेगा नोटेशन लगाना है। तो बड़ा ही सिंपल है यार, ये रूट एन है, ये क्या है, एन लॉग एन है। अब देखो लिस्ट में कौन सा बड़ा होता है, रूट एन ये है और ये एन लॉग एन है, दोनों में से बड़ा कौन, बड़ा है एन लॉग एन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं आपको अब एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं छोटा इज इक्वल टू बीगो ऑफ बड़ा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बड़ा इज इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ छोटा। ये दो चीज़ बस ध्यान रखना, आपको यहाँ पे जो भी लिखना है वो बीगो के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में बीगो के ही ऊपर आता है क्वेश्चन। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे बड़ा कौन छोटा कौन ये बता दो, ये है मेरा छोटा और ये है मेरा बड़ा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे को बीगो नोटेशन के टर्म में लिखना है तो मैं लिखता हूँ छोटा इज इक्वल टू बीगो ऑफ बड़ा। लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे फिर से ये log n है और ये log n है, ठीक है। ये log n बड़ा है और log n छोटा होता है। देखो log n जो है बहुत छोटा होता है और log n जो होता है वो बड़ा होता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये छोटा है ये बड़ा है। तो मैं क्या लिखूँगा, छोटा इज इक्वल टू बीगो ऑफ बड़ा, ठीक है। आइडिया फॉलो कर पाए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। उसके बाद फिर आगे आते हैं, एन स्क्वायर log n है और n log n है, दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बड़ा है, एक n ज़्यादा है और ये क्या है, छोटा है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है, कॉमन चीज़ हटा दो, n कैंसिल करो, यहाँ पे n बचा, यहाँ पे 1 बचा, बड़ा कौन, f ऑफ n बड़ा है, ठीक है। तो अब अपने को फिर से लिखना है, तो क्या लिखूँगा, छोटा इज इक्वल टू बीगो ऑफ बड़ा, खत्म, बहुत ही आसान। उसके बाद फिर आगे आते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जो पहले अभी डिस्कस किया, इसको हो गया अपना। अब यहाँ पे अपने को फिर से चेक करना है, एन स्क्वायर log n है, एन स्क्वायर log n और n log n का पावर है 10। अब अपने को यहाँ पे पता लगाना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। ये यहाँ पे थोड़ा टीडियस टास्क लग रहा है, लेकिन कर लेंगे अपन। पहले तो एक एक log n हटा दो, तो एक एक log n अगर मैं हटा देता हूँ तो ये n स्क्वायर बचता है और यहाँ पे n और log n का पावर 9 बचता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फिर से चेक करना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पावर है तो पावर हटा देते हैं यार, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो log अगर मैं लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 log n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक log n। एक काम करते हैं, एक एक n भी हटा देते हैं, पहले एक एक n भी हटा देते हैं, ये n हटा ये n हटा, तो यहाँ पे n बचा और यहाँ पे log n का पावर 9 बचा। अब log ले लो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा log n और यहाँ पे log लूँगा तो ये हो जाएगा 9 log n। ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये बड़ा और ये छोटा। तो मुझे क्या लिखना है, छोटा इज इक्वल टू बीगो ऑफ बड़ा। डन हो गया क्या, बिल्कुल हो गया सर, बहुत ही ईजी, बहुत ही चिंटू मिंटू।
अब ये वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, अपने को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है ये ऑर्डर में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। एन की वैल्यू को एक एज्यूम कर लो, लेकिन ध्यान रखो एन की वैल्यू जो है वो बड़ी से बड़ी लेने की कोशिश करो। लेट मी से मैंने लिया 2 की पावर 10 जो कि होता है 1024, ठीक है। तो अगर मैं F1n निकालने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1024, ठीक है। F2n निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे हिसाब से ये है n की पावर 3/2, और n की पावर 3/2 का मतलब ये क्या है, आई थिंक ये क्यूब रूट है, यस क्यूब रूट है। तो इसका मतलब n की पावर अपन ये क्यूब रूट है या फिर n की पावर 1/3 है, ये अपने को सोचना पड़ेगा। अगर ये n की पावर 1/3 है तो अलग आंसर आएगा, अगर ये क्यूब रूट है तो भी अलग आंसर आएगा। यहाँ पे इसने बोला है कि n की पावर क्यूब रूट है ये, तो क्यूब रूट का मतलब अपने को यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा n की पावर 1/3, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अगर n की पावर 1/3 लिखता हूँ मैं तो 1024 का पावर 1/3 इसका और 1/3 कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन F3n अगर मैं निकाल के देखूँ और मेरे हिसाब से कैलकुलेटर मिल जाता है उसे गेट में, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर मैं निकाल के देखूँ ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और ये हो जाएगा log 2 की पावर 10। तो मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे हो, 10 सामने आ जाएगा तो 10 × 2 की पावर 10 इज़ 1024, ठीक है। उसके बाद फिर F4n की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 इज़ 1024 का पावर log n इज़ अगेन log 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 10। तो 1024 का पावर ये क्या अपन लिख रहे हैं 10। अब अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा वाला बड़ा है किससे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है सबसे ज़्यादा तरीके से ग्रो कर रही है। 2 की पावर 1024 है और यहाँ पे 1024 की पावर 10, आप समझ रहे हो, ये 2 की पावर 10 है, ये 10 सामने आ गया, ठीक है। ये log n की जगह अपन ये लिखे, तो ये जो है ये वैल्यू इससे कम तरीके से ग्रो हो रही है। जो पावर है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे 2 की पावर 10। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है ना कि ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप ऐसा कर लो 2 की पावर n है और यहाँ पे n की पावर log n है, ठीक है। आप यहाँ पर से क्या कर सकते हो, अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है तो आप खुद से सोच के देखो। अगर मैं यहाँ पे log ले लूँ तो यहाँ पे ये n सामने हो जाएगा, n log 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log n, और ये फिर से log n होगा तो ये log n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये log n का होल स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन, तो आप खुद से बताओ मुझे, बड़ा कौन छोटा कौन, खुद से बताओ भाई, बहुत ईजी है। अगर आप यहाँ पे फिर से आपको कन्फ्यूजन है तो आप फिर से यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे log ले लो। तो अगर मैं यहाँ पे log लेता हूँ तो ये log 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा log n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर से log लिया मैं तो log n, ये होगा 2 सामने log n। अब log n और log n इसमें बड़ा कौन, बड़ा होता है भाई log n, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये जो है बड़ा है। तो ये जो है वो 101% बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा F1 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर F4 बड़ा है क्योंकि ये भी पावर में जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखो ये दोनों में अपने को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 1024 का पावर यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे 1024 × 10 हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है बड़ी किसकी आएगी, F3 की आएगी बड़ी। तो F3 और सबसे लास्ट में कौन, F2, ठीक है, सबसे लास्ट में कौन हो गया, F2 हो गया। ये n की पावर 1/3 है सबसे छोटा, ठीक है, n की पावर 1/3 है ये, ठीक है, सबसे छोटा। और ये क्या है मेरा F3 जो है ये है n log n, ठीक है, n log n। तो log n जब मैं यहाँ पे किया तो ये आ गया मेरे पास 2 की पावर 10 इंटू log 2 की पावर 10, ठीक है, ये 10 सामने हो गया तो ये इस तरीके से ये वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। मेरे हिसाब से आप ये आइडिया फॉलो कर पाए होंगे। उसके बाद फिर अगर अपन देखें, अगर हम देखें रिकरेंस रिलेशन, तो रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो कि अपने आप को ही डिफाइन करता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ Tn = 2Tn/2 प्लस n, इस तरीके से अगर कोई एक रिलेशन लिखा तो उसको अपन बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन नहीं पढ़ने वाले क्योंकि अपन गेट एग्जाम लिखने वाले, गेट एग्जाम में ये इस तरीके से बकवास नहीं करना है, अपने को इतना टाइम नहीं रहेगा अपने पास। बैक सब्स्टिट्यूशन ये सब अपन नहीं पढ़ने वाले, अपन पढ़ेंगे सीधा या तो आप रिकरेंस ट्री मेथड पढ़ो और या तो फिर आप क्या कर सकते हो, मास्टर थ्योरम के साथ जा सकते हो। तो बेहतर ये है कि आप मास्टर थ्योरम के साथ जाओ। रिकरेंस ट्री मेथड तभी लगाएंगे जब अपने को काम पड़ेगा और कभी नहीं, ठीक है।
कभी क्योंकि अगर मास्टर थ्योरम काम नहीं करता है तो आपको रिकरेंस ट्री मेथड को अपनाना ही होगा। तो देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Tn/2 प्लस Tn/2 प्लस n, ऐसा लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ठीक है, तो अगर ऐसा अगर आप मानते हो तो ये जो फंक्शन है Tn, ये कितने बार कॉल हुआ है? ये एक बार और ये दो बार, तो दो बार कॉल हुआ है, इसका मतलब इसके दो चाइल्ड बनेंगे। मुझे क्या बनाना है? ट्री बनाना है। रूट नोड कौन होगा? ये जो लिखा होता है ये रूट नोड होता है। तो अगर मैं ट्री बनाऊँ तो n रूट नोड है, इसके कितने चाइल्ड होंगे? दो चाइल्ड होंगे, क्योंकि ये फंक्शन दो बार कॉल हुआ है। और डिवीजन कैसे हो रहा है? n/2 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला जो ये लेफ्ट सब ट्री के लिए और ये राइट सब ट्री के लिए, तो ये n/2 और ये n/2। ठीक है, अब फिर से ये रूट है, फिर से डिवीजन होगा, n/2 से फिर से डिवीजन होगा तो n/4 हो जाएगा, ये n/4 होगा, ये भी n/4 होगा, ये भी n/4 होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। इसी तरीके से नीचे चलती जाएंगी चीज़ें, और आप खुद से सोच के देखो, लास्ट में ये n/2 की पावर समथिंग से बढ़ेगा, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो सकता है? क्या जीरो हो सकता है? नहीं, जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, जीरो हो ही नहीं सकता। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ये हो सकता है 1। कम हो रहा है ना ये वैल्यू, लगातार कम हो रहा है, तो कम होते होते मिनिमम वैल्यू क्या होगी? लास्ट लेवल पे 1 होगी, उससे कम नहीं हो सकती। तो n इज इक्वल टू 2 की पावर i, तो i इज इक्वल टू log बेस 2n। और इसी चीज़ को मेरे हिसाब से आप बोलते हो हाइट, या फिर आप बोल दो डेप्थ। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ निकालना सिखा देता हूँ। अगर आपके पास डेप्थ है तो आप लेवल निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक ट्री है इस तरीके से, अगर इस तरीके से मैं बनाया, यहाँ पे डेप्थ 2 है लेकिन लेवल 3 है। ठीक है, तो लेवल एक ज़्यादा होता है डेप्थ से, तो डेप्थ +1 अगर आप कर देते हो तो यहाँ पे आपको लेवल मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो log बेस 2n + 1। ठीक है, ये आपका लेवल हो गया। लेवल वैसे अभी काम नहीं आएगा, लेकिन नहीं काम आएगा ये चीज़। ठीक है, लेवल निकालना भी आना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इस वाले लेवल का कॉस्ट कितना है, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, n है। लेकिन अपने को एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता, इसलिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं। यहाँ पे n/2 + n/2 कितना होता है? n होता है, लेकिन अपने को एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता, इसलिए cn लिख देते हैं। सबको प्लस करोगे फिर से n, एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं पता इसलिए cn। सारे लेवल का कॉस्ट क्या है? बराबर है। और जब भी सारे लेवल का कॉस्ट बराबर होता है, उस केस में अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए तो आप एक काम करो ना, आप खुद ही सोच के देखो, सारे लेवल का कॉस्ट बराबर है, आपको टोटल नंबर ऑफ लेवल पता है, तो आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ ईच लेवल अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ टोटल लेवल से या फिर लेवल से, तो आपको टोटल कॉस्ट नहीं मिल जाएगा भाई? बिल्कुल मिलेगा। तो ये क्या आएगा? cn इंटू ये log बेस 2n + 1, तो ये हो जाएगा cn log बेस 2n + cn। इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा है? बड़ा वैल्यू है n log n। तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं आपको बिगो नोटेशन में पूछूँ तो आप बता सकते हो कि n log n है, या फिर आप थीटा नोटेशन में ही बता सकते हो कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा वाला वो n log n है। और ये हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीगो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी होगी? n log n होगी। आप बीगो लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये अपन समझ लिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेम वही आइडिया है, n, लेकिन इस बार डिवीजन लेफ्ट सब ट्री में n/3 का हो रहा है, राइट सब ट्री में 2n/3 का हो रहा है। यहाँ पे फिर से ये लेफ्ट में n/3 होगा तो n/3 होगा तो n/9 हो जाएगा ये, और राइट साइड में 2n/3 होगा तो ये 2n/9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? n/3 तो 2n/9, और यहाँ पे 2n/3 तो ये हो जाएगा 4n/9। ठीक है, ये मानते हो? 2n/3। ठीक है, 2n/3, n की जगह पे फिर से 2n/3 रखोगे तो ये 4n/9 हो जाएगा। और इसी तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी। आप खुद से सोच के देखो, लेफ्ट सब ट्री जो है यहाँ पे, अगर लेफ्ट सब ट्री अगर हम देखें तो n 3 के पावर में बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? 3 के पावर में बढ़ रहा है। ठीक है, हर बार 3 के पावर में बढ़ता जाएगा। और राइट सब ट्री की अगर मैं बात करूँ तो राइट सब ट्री जो है 2n/3, ये किस लेवल से बढ़ रहा है? तो मेरे हिसाब से आप आइडिया फॉलो कर पा रहे होगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये n डिवाइडेड बाय 3/2 का पावर i। ये मानते हैं क्या अपन? हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट सब ट्री का अगर आपसे हाइट पूछूं तो n/3 का पावर i इज इक्वल टू 1, और राइट सब ट्री का पूछूं तो n/3/2 का पावर i इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर से अगर आप i की वैल्यू निकालोगे तो बस बेस में फ़र्क आएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे बेस में फ़र्क आएगा, ये हो जाएगा log 3। और अगर बेस छोटा होता है तो वाला वैल्यू बड़ा होता है। इस वाले साइड का वैल्यू बड़ा है, इस वाले का छोटा है। इस वाले लेवल का कॉस्ट कितना है? cn। इस वाले लेवल का कॉस्ट कितना है? आप निकाल के देख लो, cn प्लस कर लो, यहाँ पे भी cn। अब हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो दो चीज़ों के बीच में आ रहा है। ठीक है, किसके बीच में? एक या तो cn log बेस 3/2n। ठीक है, हर एक लेवल का कॉस्ट इनटू ये डेप्थ, या फिर आप
लेवल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली वही हो जाता है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो Cn log बेस 3n, ये हो रहा है हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों के बीच में। तो अगर मैं Tn इज इक्वल टू, अगर मैं थीटा ऑफ n log n लिखूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपको बीगो लिखना है तो आप एक काम करो, बीगो ऑफ n log 3/2n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा मैंने क्यों लिखा, ये जो Gn है वो दोनों में सेम है, तो हम n log n यहाँ पे लिख सकते हैं। बीगो लिखना मतलब कि इसमें बेस भी बता दो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको बिग ओमेगा बताना है तो आप बिग ओमेगा भी बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप समझे होगे ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद फिर एक अगले टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे सेम आइडिया है लेकिन n स्क्वायर है इस बार, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आइडिया होगा। n/2 होगा तो n स्क्वायर बाय, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे, n²/4 हो जाएगा, n²/4 हो जाएगा, अगली बार में n²/16 हो जाएगा, अगली बार में मेरे हिसाब से ठीक है इजी है, n²/16, 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 ठीक है। ये चलता जाएगा। तो ये कैसे बढ़ रहा है, ये मेरे हिसाब से आप समझ रहे हो, n/2 का पावर i और इसका स्क्वायर है। यहाँ पे अगर कॉस्ट निकालें तो ये Cn² है, यहाँ पे कॉस्ट निकालें तो ये कितना है, n²/4 प्लस n²/4, इट विल बी 2n²/4, मतलब कि n²/2, n²/4, n²/2, और यहाँ पे क्या होगा Cn²/4, ठीक है। इस तरीके से कॉस्ट आप देख सकते हो कम होता जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है, ठीक है, इस केस में अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, आप खुद से सोच के देखो। अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, इस बार कम होता जा रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, पिछली बार तो सारे में सेम था तो अपन लेवल ये सब निकाल लेते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालना है तो आपको ये सब कुछ प्लस करना होगा, क्योंकि लगातार कम होते जा रहा है, ठीक है। सो ऑन, ये कब तक के कम होता जाएगा, ये होता ही जाएगा, 1 तक के जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर से Cn² को कॉमन निकालूँ तो ये 1 + 1/2 + 1/4, मतलब कि 1/2² प्लस सो ऑन अप टू जब तक के इसका हाइट है। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, Cn², ये Gp है, ठीक है, Gp, तो a/1 - r, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2Cn², ठीक है। इसका मतलब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपसे पूछूँ तो ऑर्डर ऑफ n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ n²। यहाँ पे आपको लेवल डेप्थ कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। लेवल और डेप्थ अपने को कब निकालना होता है, तब जब कॉस्ट हर लेवल पे सेम हो। यहाँ पे कॉस्ट नहीं है सेम हर लेवल पे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सेम वही है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 3 बार इस कॉल हो रहा है, इसका मतलब 3 चाइल्ड होंगे इसके। ये हो जाएगा n²/16, n²/16, ये n²/16, ठीक है। अगली बार में फिर से ये 3 बार कॉल होगा और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे n/4 डालूँ तो n/4 तो 16 × 16 हो जाएगा, तो n² आई थिंक ये हो जाएगा 256, n²/256। और इसी तरीके से यहाँ पे कॉस्ट है Cn², यहाँ पे कॉस्ट है 3Cn²/16, यहाँ पे कॉस्ट है 9 हो जाएगा, 9Cn²/256। तो अगेन ये एक Gp है, और जब भी इस तरीके से Gp आती है अपने को सिर्फ प्लस करना है, ठीक है, प्लस 3/16 Cn² और प्लस सो ऑन अप टू ये चलता जाएगा। तो Cn² को अगर कॉमन निकाला जाए 1 + 3/16 प्लस 3/16 का होल स्क्वायर है, अगली बार में प्लस सो ऑन अप टू। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो Cn² a/1 - r इज़ वॉट 3/16। तो अगेन ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू n की n² ही होगी, तो Tn इज इक्वल टू ये ऑर्डर ऑफ n² आएगा। और आप यहाँ पर से भी देख सकते हो कि यार सबसे ऊपर में कॉस्ट Cn² है, अगली बार में कम हो जा रहा है, अगली बार में फिर से कम हो जा रहा है, तो मैक्सिमम कॉस्ट इसका क्या होगा, मैक्सिमम मतलब कि बिग ओमेगा Cn², n² से ज़्यादा तो होगा ही नहीं, कोई अगली बार में हर बार कम होता जा रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मास्टर बाबा के मंत्र बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त मंत्र है किसी भी रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई एक रिकरेंस रिलेशन है जहाँ पे Tn इज इक्वल टू इस तरीके से, लेट मी से 2Tn/2 प्लस समथिंग n² या फिर n, इस तरीके से लिखा है, तो आप बिल्कुल वहाँ पे मास्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये सारे यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं आपको आइडिया बताता हूँ। देखो क्वेश्चन से बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, ये Tn के बगल में जो चीज़ लिखा होता है वो a होता है, ये n के नीचे जो चीज़ लिखा होता है वो b होता है। ये जो दिया होता है क्वेश्चन में वो होता है कैपिटल F(n). आप एक अपने, ये क्वेश्चन का फंक्शन है, आप एक अपना फंक्शन लिखते हो, कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हैं,
एन का पावर लॉग बेस बी ए, तो ये हो जाएगा एन का पावर लॉग बेस बी ए। तो ये कितना हो जाएगा, log 1 मेरे हिसाब से 0 होता है, या n का पावर 0 इज़ 1। अब आपको देखना है कि ये और ये इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा जो भी है वो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। बड़ा है मेरा n, तो थीटा ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ख़त्म। ये दोनों में बड़ा कौन है, ये 1 आया, ये n आया, बड़ा कौन है ये, ख़त्म, थीटा ऑफ n। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 4 और कैपिटल ऑफ n की वैल्यू जो है वो दे के रखिए n। अपने से फंक्शन लिखेंगे तो n का पावर log बेस बी ए, तो ये हो जाएगा n। दोनों में बड़ा कौन है भाई, बड़ा कोई नहीं है। और जब बड़ा कोई नहीं होता है ना, बस तभी ध्यान रखना है कि उस केस में ये तो आता ही है, लेकिन log n का मल्टीप्लिकेशन करना नहीं भूलना है। जब दोनों में बड़ा कोई नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, तो ये तो आएगा ही n, लेकिन log n का मल्टीप्लिकेशन करना नहीं भूलना है। ये मास्टर बाबा का दूसरा मंत्र यही बोलता है। बाकी ये 2 मंत्र आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा होता है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बताता हूँ। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है और कैपिटल एफ ऑफ n जो है वो n स्क्वायर है। तो अगर आपको स्मॉल एफ ऑफ n निकालना है की पावर लॉग बेस बी ए, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से n। ये दोनों में बड़ा कौन, बड़ा है ये, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये a की वैल्यू 3, b की वैल्यू इज़ 4 और कैपिटल ऑफ n की वैल्यू है 4n स्क्वायर। छोटा एफ ऑफ n खुद से निकाल लो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैसी टाइप की वैल्यू है। n का पावर लॉग बेस बी ए, इस बार यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप निकाल के देखोगे इसका जो भी वैल्यू आए, ये शायद मेरे हिसाब से 1.6 समथिंग आता है। ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बड़ा है, तो इसलिए थीटा ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। आप समझ गए होगे, आप ये कर लोगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप कर लोगे। दोस्तों अब आते हैं एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम में। एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम फिर से अगेन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा मेमोराइज़ करनी होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, कोई बहुत बड़ी चौड़ी चीज़ नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगेन a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है। उसके बाद फिर ये कैपिटल f ऑफ n की वैल्यू, ये भी ठीक है, n की पावर log 2n, और ये जो 2 है इसको अपन बोलते हैं p, तो यहाँ पे p की वैल्यू है 2। अब उसके बाद फिर आपको a और b को पकड़ना है, तो b पहले a को रखना है यहाँ पे और b को रखना है यहाँ पे। b का पावर यहाँ पे अपने को देखना है, a और b को अपने को यहाँ पे कंपेयर करना है। b की पावर k की वैल्यू यहाँ पे ऐसी क्या है, k की वैल्यू 1 है, बहुत सिंपल सी बात है, k की वैल्यू वहाँ पे 1 है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो a की वैल्यू ये और b की पावर k का वैल्यू ये, k की वैल्यू 1, तो इसका मतलब a और b की पावर k क्या है, बराबर है। ठीक, b की पावर k क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा वाला केस है, ये वाला केस है। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम आपको सेकंड वाला केस ही देखने को मिलता है। ठीक है, a और b की पावर k जब बराबर होते हैं, मतलब कुल मिला के ये है a जो है वो b का कुछ पावर है। ठीक है, ये अपने को चेक करना है, क्या a है b का कुछ पावर है क्या, अगर है तो फिर सेकंड वाला केस लगेगा। अब आपको देखना है p जो है ग्रेटर देन -1 है या इक्वल टू -1 है और लेस देन -, तो मैक्सिमम केस में आपको ग्रेटर देन -1 वाला मिलेगा, जो कि यहाँ पे 2 है। तो ठीक है, आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी थीटा ऑफ, आपको लिखना है यहाँ पे जो अपन लिखा करते थे n की पावर लॉग बेस बी ए और लॉग p + 1n, ये बस। तो यहाँ पे आपको वही काम करना है। आपको अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है n का पावर लॉग बेस बी ए और लॉग p + 1 इज 3n, बस। ये हो जाएगा थीटा ऑफ, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा लॉग क्यूब n। ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझे होंगे। और ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, tn = 2tn-1 + c। अगेन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को ठीक है, एक लास्ट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम यहाँ तक के ठीक है, लेकिन मास्टर थ्योरम का एक और वर्जन होता है जिसको मैं बोलता हूँ मास्टर थ्योरम का दूसरा वर्जन, और वो कुछ इस तरीके का दिखता है, tn = atn - b + ऑर्डर ऑफ n की पावर k। यहाँ पे अगेन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगेन मेरे पास a की वैल्यू इज़ वॉट, a की वैल्यू इज़ 2 और b की वैल्यू इज़ वॉट, b की वैल्यू इज़ 1
और इस तरीके से आपको दिया रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ ये देखना है ए 1 से बड़ा है क्या, 1 के इक्वल है या फिर 1 से छोटा है। तो ए जो है 1 से बड़ा है और मैक्सिमम केस में आपको बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में ये जो है ये बड़ा मिलेगा या इक्वल मिलता है, तो बड़ा जो है वो ये है। तो बोलता है कि आप कुछ मत करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है तो ऑर्डर ऑफ n की पावर k और a की पावर n/b कर दो। उस केस में थोड़ा सा मेमोराइज करना होता है ये चीज़ को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n की पावर k और यहाँ पे b क्या है, b है ये चीज़, सॉरी ये जो हमारा n की पावर k है, मतलब ये मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 आप ले सकते हो, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, ये जो भी चीज़ होता है, ये जो भी वैल्यू है, ये चीज़ लिखना है कांस्टेंट। अपने केस में कांस्टेंट है a की पावर, a अपने केस में क्या है 2 की पावर n डिवाइडेड बाय b कितना है, b इज़ वॉट, b इज़ वॉट 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। इस पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत लंबे तरीके से करते हो, लेकिन यहाँ पे एक अपने पास शानदार मेथड है जिससे आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम केस में आपको या तो 1 वाला मिलता है या तो 1 से ग्रेटर देन वाला मिलता है, ये वाला नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे अगर फॉर्मूला याद करना है तो देखो दोनों केस में यहाँ पे n की पावर k है, ठीक है। यहाँ पे भी n की पावर k है, n की पावर k इंटू n है, ठीक है। और यहाँ पे a की पावर n/b बस होता है। मैक्सिमम टाइम आपको यही वाला लगेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मास्टर थ्योरम का पूरा आइडिया लग गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसी तरीके से और वीडियो चाहिए, अलग अलग टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको उस टॉपिक के पर्टिकुलर गेट एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा और इतने सारे क्वेश्चन अपन करेंगे कि अपना पूरा का पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में आपको गेट 21 का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। अभी तक के जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा गया था गेट 21 में, लेकिन हम एक बार अपने आइडिया पे भरोसा रख के इसको सॉल्व करके देखते हैं यार। तो अगेन मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे आपको मास्टर थ्योरम नहीं लगेगा और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर करवाया है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ जाएगा, एक ही ऑप्शन है, अपने को ट्री बनाना होगा। इधर 7n, ठीक है, रूट है। अब लेफ्ट साइड में n/2 से तोड़ना है, तो अगर मैं इसको n/2 से तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7n/2 हो जाएगा ये। और राइट साइड में 2n/5 से तोड़ना है तो आई थिंक ये हो जाएगा 7 और 2n/5 अपने को लिखना है। और साथ ही साथ अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, 7n था, n की जगह पे 2n/5 लिख देना है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब अगली बार में फिर से अगर मैं इसको तोड़ूंगा, थोड़े कॉम्प्लेक्स नॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ठीक है। अपने को लेफ्ट साइड में n/2 से इसको तोड़ना है, तो ये हो जाएगा आई थिंक 7n/4 और राइट साइड में अपने को तोड़ना है 7/2 और n की जगह पे 2n/5 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम लेफ्ट साइड पे 7 × 2/5 है ये। अब n की जगह पे अपने को लिखना है n/2 और राइट साइड पे अपने को क्या लिखना है, 7 × 2/5 है, लिखना है 2n/5। इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती ही चली जाएंगी, ठीक है, बढ़ती चली जाएंगी। तो अपन देखेंगे यहाँ पे है 7n। यहाँ पे अगर आप देखो टोटल कॉस्ट तो 7n/2 प्लस ये है आई थिंक 14n/5। तो अगर मैं इसको सम करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं क्या? काम करते हैं 7n को कॉमन निकाल लेते हैं और ये हो 1/2 प्लस ये हो जाएगा आई थिंक 2/5, राइट, ठीक है। और उसके बाद फिर 7n और इसको सम करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 4। आई थिंक आई एम राइट, यस। ये हो जाएगा 7n 9/10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अजीब करीब टर्म आ रहा है लेकिन चलेगा, 9/10। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको आपको थोड़ा सा यहीं पे पेशेंस ख़त्म हो जाता है लोगों का गेट एग्ज़ाम में। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे, करके देखते हैं यार। 7n को अगर मैं फिर से यहाँ पे कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, 1/4 प्लस ये हो जाएगा आई थिंक ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/5 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा फिर से 1/5 प्लस यहाँ पे आई थिंक ये हो जाएगा 4/25। थोड़ा अजीब गरीब दिख रहा है लेकिन ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इसको अपन 2/5 लिख देते हैं 2 बार इसकी जगह। और यहाँ पे एलसीएम मेरे हिसाब से क्या दिख रहा है आपको, 4, 5 और 25 है। तो एक काम कर लेते हैं, 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो एलसीएम जो है 25 मिलेगा और ऊपर में यहाँ पे 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14/25, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने से 14/25 मिलेगा, 1/4 प्लस 14/25। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो लेट मी से एलसीएम जो है वो मान लेते हैं 100 है और ये 25 टाइम्स और ये आई थिंक 4 टाइम्स, तो 14 × 4 ये हो जाएगा आई गेस 16 और ये 4 1 4 5, तो ये 56 हो जाएगा।
और 25 + 56 इज़ वॉट, ये हो जाएगा एक इधर 5 और ये 2 7 और एक 8 81। तो अगर आप यहाँ पर से देखते हो 7n × 81/100, और 81/100 कुछ नहीं है यार, ये 7n और ये 9/10 का होल स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपना पेशेंस खो के यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिखा और ये चीज़ें चलती जाएंगी। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो जीपी है यार, और जब जीपी होता है तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है ये जीपी है, और लगातार चीज़ क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है, ये कम होते जा रही है। और जब भी इस तरीके का केस बनता है तो अपने को क्या करना है, 7n + 7n × 9/10, ठीक है, प्लस 7n × 9/10 का होल स्क्वायर, प्लस सो ऑन अप टू आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये चलते जाएगा। तो एक काम करते हैं, 7n और 1 + 9/10 + 9/10 का होल स्क्वायर, ये सो ऑन अप टू ये चलता गया। और अगर ये जीपी है तो आप खुद से सोच के देख लो, a/1 - r की जगह 9/10 और ये ऊपर आ जाएगा 7n × 10/1। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप क्या लिख सकते हो भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ n है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा ऑफ n है। तो इसलिए आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी बी ऑप्शन। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने दोनों मेथड आपको बताए थे, ट्री मेथड और मास्टर थ्योरम। अब आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, अगर आपको इसी तरीके के और वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो भी टॉपिक चाहिए उस पर ऊपर मैं काम करूँगा, और आपको अगर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो वो भी मुझे लिख के बताएंगे। और एक छोटा सा लाइक ज़रूर करेंगे, अगर चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।